अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अरीबा असलम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो है डायमेंशन एनालिसिस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ये देखेंगे कि बेसिकली डायमेंशन होती क्या है, डायमेंशन का मीनिंग क्या है। तो डायमेंशन होती है किसी भी चीज़ को मेजर करना, ठीक है। डायमेंशन इज़ द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। फॉर एग्जांपल हम लेंथ की एग्जांपल लेते हैं। हम लेंथ को डिफरेंट यूनिट्स के अंदर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हम लेंथ को मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, लाइट ईयर, डिफरेंट यूनिट्स है ना लेंथ को मेजर करने के लिए। लेकिन लेंथ की मेजरमेंट डिपेंड किस पे करती है कि हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं किसी स्मॉल स्केल के ऊपर या किसी लार्ज स्केल के ऊपर। जब हम लेंथ को एक छोटे पैमाने के ऊपर मेजर करेंगे स्मॉल स्केल के अंदर, तो हम तब लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर्स या मिलीमीटर्स के अंदर। लेकिन हम जब बड़े पैमाने पे मेजरमेंट करते हैं तो हम लेंथ को लाइट ईयर के अंदर मेजर करते हैं। लेकिन हम मेजर तो किसको कर रहे हैं? मेजर तो हम लेंथ को ही कर रहे हैं ना, चाहे हम लोग स्मॉल स्केल के ऊपर मेजर कर रहे हैं या हम लार्ज स्केल के ऊपर मेजर कर रहे हैं। हम लेंथ की जो भी यूनिट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम मेजर किसको कर रहे हैं? लेंथ को मेजर कर रहे हैं। तो डायमेंशन क्या है? वो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन मैं आपको पहले एक एग्जांपल समझा दूंगी, उसके बाद हम देन डेफिनेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जांपल के बाद ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पहले हम आते हैं डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। हम देखते हैं कि हमारे पास जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनकी बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशंस क्या हैं। क्योंकि जब आपको बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस का पता होगा, दैन आपको इजीली डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आप लिख सकते हैं। क्योंकि डिराइव फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं वो कहाँ से डिराइव होती हैं? बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही डिराइव होती हैं ना। तो अगर हम लोगों को 7 बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशन अच्छी तरह से पता होंगी तो हम देन ईजीली डिराइव क्वांटिटीज़ की डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखें लेंथ को अब हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ को हम करते हैं मेजर मीटर के अंदर। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम किस में मेजर करते हैं? जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मीटर में मेजर करेंगे तो उनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी? सेम। मीन्स कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी यूनिट सेम होंगी उनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेंथ है, तो अब लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर के अंदर, इस तरह डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को भी। तो इन सब की जो डायमेंशन होगी वो होगी कैपिटल L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। और दूसरी बात कि हम लोग जब भी डायमेंशन लिखेंगे हम उनको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैथ के ऊपर। मैथ की है कैपिटल M, देन टाइम की है कैपिटल T विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड टेम्परेचर की है कैपिटल K या थीटा। और आ जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो हम लोग लिखते हैं स्मॉल एन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। देन हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं कैपिटल A फॉर एम्पेयर, ओके, और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। देन हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए लिखते हैं कैपिटल J विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेंगे देन आपको डेफिनेशन की भी प्रॉपर समझ आ जाएगी। हम पहली एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको क्या कहा था? डिस्प्लेसमेंट को किस में हम मेजर कर रहे होते हैं? मीटर के अंदर। तो हम इसकी डायमेंशन क्या लिखेंगे? कैपिटल L। टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल T। अब वेलोसिटी की क्या आ गई? जब t की पावर नीचे t डिवाइड में है तो t की पावर है +1। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर हो जाएगी -1। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड हम लोग लिखते हैं, मोस्टली जो हमारे पास होती हैं वो 3 टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं, m, l और t। यहाँ देखें l की पावर भी 1 है, t की पावर है -1, लेकिन m प्रेजेंट नहीं है, m एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ हमने लिख दिया m की पावर 0। एनीथिंग पावर जब भी 0 होगी तो वो किसके इक्वल होती है? 1 की। तो अगर हम यहाँ पे m पावर 0 लिखेंगे भी तो वो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। अब जो बात समझने वाली है वो ये है कि ये जो टर्म्स है m, l और t, बेसिकली ये हमारे पास डायमेंशंस नहीं होती, बल्कि इनकी जो पावर्स होती हैं, यहाँ देखें 0, 1 एंड -1, ये क्या है? ये वेलोसिटी की डायमेंशन है इन टर्म ऑफ m, l और t। अब यहाँ देखें डेफिनेशन क्या है? द पावर पॉजिटिव और नेगेटिव टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फर्स्ट सिस्टम मस्ट बी रेज टू गिव द यूनिट ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ये जो पावर्स होती हैं ये उस क्वांटिटी की डायमेंशन होती हैं, चाहे ये पावर्स पॉजिटिव हों नेगेटिव हो। ये जो पावर्स हैं ये क्या है? वेलोसिटी की डायमेंशंस हैं,
अब इस तरह आई होप कि आपको इजीली डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हम फर्दर और भी एग्जांपल्स देखते हैं, क्योंकि इस तरह आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी डायमेंशन के ऊपर, और आपको इजीली किसी भी, अगर आपको किसी भी क्वांटिटी की फार्मूला पता होगा तो आप उससे इजीली उसकी डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ देखें हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम होती है क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, और इसका फार्मूला क्या है, P = mv। अब मैथ की डायमेंशन हमने ऊपर देखे, अब हमें बेस क्वांटिटीज़ पता है ना, 7 बेस क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस पता है, तो हम इजीली आगे सारी डायमेंशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। यहाँ देखें मैथ की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट की L, टाइम की T, इसी तरह T को ऊपर ले गए तो -1। अब यहाँ देखें M की पावर भी 1 है, L की भी 1 है, और T की क्या है, -1। तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम की डायमेंशन है वो क्या है, 1, 1 एंड -1 इन टर्म्स ऑफ M, L एंड T। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो टाइम इंटू टाइम हो गया टाइम का स्क्वायर, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t, तो आ गया t का स्क्वायर, और ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या है, l। जब हम t को ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर हो जाएगी -2, और यहाँ पे m प्रेजेंट नहीं है तो हमने लिख दिया m की पावर 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 = 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रेशर की। प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एरिया क्या है, हमारे पास दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशंस होती है, ठीक है। चाहे वो एरिया होता है ना हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, हमारे पास इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर किसके लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं, लेंथ के लिए यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ आ गया एल का स्क्वायर, और हमने एरिया की जगह लिख दिया एल का स्क्वायर। अब देखिए आप प्रेशर को जब फाइंड आउट कर रहे हैं, प्रेशर की डायमेंशन, तो आपको यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन भी इजीली पता चल जाएगी। ये वो बेसिक डायमेंशंस हैं जो आपको हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर ये काम आएंगी, स्पेशली फॉर एग्ज़ाम पर्पसेस। ये आपको लाजमी हर टेस्ट में, हर एग्ज़ाम में ये बेसिक डायमेंशंस जो हैं ये यूज़ हो रही होती हैं। ये कॉमन कुछ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशन हर जगह पे यूज़ हो रही होती है। यहाँ देखें फोर्स क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ पर t। अब ये ऊपर देखें एल का हमने निकाली थी ना एक्सेलरेशन की, क्या थी, लेंथ पर यूनिट टाइम है ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है। तो यहाँ देखें इसकी क्या आ गई थी, एल, और पर टी की पावर -2। तो यहाँ हमने पुट कर दी, यहाँ M, L, T की पावर -2 आ गया। फोर्स की जगह हमने फोर्स की लिख दी, और एरिया की जगह हमने एरिया की डायमेंशन लिख दी। अब एक L से कैंसिल हो गया, नीचे बच गई L की पावर 1। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो L की पावर -1 आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, मुझसे मिसिंग हो गया, लेकिन आपने लाजमी डालना है, क्योंकि हम लोग डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। अब हम आ जाते हैं वर्क के ऊपर। W = F.T, सॉरी मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के उसमें डाला है, लेकिन वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब यहाँ देखें फोर्स की डायमेंशन क्या है, ml, t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, l। जब l से मल्टीप्लाई हुआ, l की पावर बन गई 2 और t की पावर -2। अब हमने पहले पढ़ा था वो क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट सेम हो उनकी डायमेंशन क्या होती है, सेम। अब वर्क की यूनिट क्या होती है, जाउल, और इसी तरह एनर्जी की भी क्या यूनिट है, जाउल। तो जो डायमेंशन वर्क की है, सिमिलरली वही डायमेंशन किसकी होगी, एनर्जी की। इसी तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है ना। तो चाहे कोई भी टाइप होगी एनर्जी की, है तो वो एनर्जी ही। तो एनर्जी की जो डायमेंशन होगी वो होगी ml² पर t की पावर -2 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम आ जाते हैं टार्क के ऊपर। टार्क होती है R क्रॉस F। R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारे पास, और वो आ जाती है उसकी डायमेंशन L। फोर्स की हमने डायमेंशन ये ऊपर फाइंड आउट की है, हमने यहाँ पे लिख ली। और अब हमारे पास यहाँ आ गया M, L से मल्टीप्लाई होके L² और t की पावर -2। तो टार्क की डायमेंशन क्या है, 1, 2 एंड -2 इन टर्म्स ऑफ M, L एंड t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होती है, हमारे पास वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीन्स के 3 लेंथ आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ वॉल्यूम की डायमेंशन क्या आ गई,
एल क्यूब विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो हमने यहाँ वॉल्यूम की जगह एल क्यूब लिखती डायमेंशन और मास की जगह कैपिटल एम लिखती। जब एल को ऊपर लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास टी प्रेजेंट नहीं है, हमने टी की पावर लिखती 0, क्योंकि एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अभी तक हमने वो क्वांटिटीज़ डिस्कस की हैं जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। अब हम उन क्वांटिटीज़ की तरफ प्रोसीड करेंगे जिनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती, और हम उन क्वांटिटीज़ को कहते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन इनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रही, और कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी ना तो कोई यूनिट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती और ना ही उसकी डायमेंशन है। ऑब्वियसली जिसकी यूनिट नहीं है उसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिनकी यूनिट तो है लेकिन उनकी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। जिस तरह हमारे पास एंगल है, तो एंगल की यूनिट क्या है, रेडियन, बट उसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह सॉलिड एंगल है, और सॉलिड एंगल की जो यूनिट है वो है स्टी रेडियन, बट इसकी भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। हम आ जाते हैं स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ। अब चेंज इन लेंथ भी तो बेसिकली लेंथ ही है ना। आप लेंथ को चेंज करेंगे तो भी तो लेंथ के अंदर जो चेंज आएगा उसके बाद भी तो वो लेंथ ही आएगी ना। तो लेंथ डिवाइड बाय लेंथ क्या होगी, आ गया 1। और यहाँ पे हमारे पास हमने ये देखा कि हमारे पास स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, स्पीड इन फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय स्पीड इन सेकंड मीडियम। अब स्पीड फर्स्ट मीडियम के अंदर भी स्पीड है और स्पीड सेकंड मीडियम के अंदर भी स्पीड है, तो जब स्पीड डिवाइडेड बाय स्पीड होगी तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट, तो डायमेंशन क्या आएगी, 0। तो हमने ये देखा कि वो क्वांटिटी जिनकी रेशियो सेम है उनकी डायमेंशन क्या है, 0। अब आ जाते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप उन क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। फॉर एग्जांपल आप 5 kg शुगर के अंदर मज़ीद भी शुगर ही ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी उसमें से शुगर ही कर सकते हैं। आप 5 kg शुगर के अंदर 2 आवर्स तो नहीं ऐड कर सकते ना, आप उसके अंदर शुगर ही ऐड करेंगे या उसमें से शुगर ही माइनस करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी भी यही कहता है कि आप उन क्वांटिटीज़ को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम। देन हम आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म रिटेन ऑन बोथ साइड ऑफ करंट इक्वेशन शुड बी सेम। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी इक्वेशन है, उसकी बोथ साइड पे जो भी क्वांटिटीज़ होंगी उनकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। जिस तरह a + b हम लोगों ने एक जनरल फॉर्म ले ली इज इक्वल टू c + d। ये हमारे पास अब इज इक्वल के राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे जो क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होंगी उनकी डायमेंशन क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, सेम होंगी। ओके, देन हम अब एग्जाम्पल के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है s इज इक्वल टू VIT + ½ AT स्क्वायर। पहले तो आपने इसमें ये भी बताना है कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, और उसके बाद आपने इस इक्वेशन की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं कि हम साथ साथ दोनों चीज़ों को प्रूव करेंगे कि ये डायमेंशनली करेक्ट भी है और इसकी हम लोग साथ में निकालेंगे डायमेंशन भी। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, s, और इसकी हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशन l। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, तो राइट हैंड साइड इक्वल है VIT + ½ AT स्क्वायर। अब v क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम ना, आपके पास वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट की क्या वेलोसिटी की क्या है डायमेंशन, l t⁻⁻1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। आगे आपके पास क्या है, t टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल T, प्लस आपके पास 1/2 एक्सेलरेशन की आपने अभी फाइंड आउट की थी, m⁻0 l t⁻⁻2। इसी तरह t की डायमेंशन क्या है, टाइम की t और t का स्क्वायर। अब जब आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो t × t⁻⁻1 क्या आ जाएगी, 1 बन जाएगा ना। t एक t की पावर क्या है 1, दूसरे की पावर क्या है -1। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, -1 + 1 0, t की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो क्या बच गया l। इसी तरह यहाँ पे m की पावर 0 इज इक्वल टू 1, t की पावर -2 + 2 क्या हो गया 0, और t की पावर 0 इक्वल टू 1, तो l बच गया। अब देखें
ये दो लेंथ है ना, दोनों की डायमेंशन क्या है सेम, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 L। अब हमने ये भी बताना था कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम वो कैसे बताएंगे, यहाँ देखें ये जो 3/2 है ये तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, डायमेंशन तो हमारे पास क्या है, L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम अगर 3/2 को कांस्टेंट लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, L बच जाएगा। और यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड भी किसके इक्वल थी, L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और राइट हैंड साइड भी किसकी इक्वल आई है, L विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। सो इट्स मीन्स कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। देन हम लोग आ जाते हैं सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर। सेकंड एग्जाम्पल कहती है डिड्यूस रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। आपने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। पहले आपके पास ये 4 कंडीशन है, आपको 4 चीज़ें बताई गई हैं। एक है लेंथ ऑफ पेंडुलम, दूसरा है मास ऑफ बॉब, तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और चौथा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो टी है वो इक्वल है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के। हम अपनी ना टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एल है लेंथ ऑफ पेंडुलम, और थीटा है एंगल विद मीन पोजीशन। अब हम सपोज करते हैं कि जो टी है टाइम पीरियड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी, एल और एम की किसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी। हमने ये क्या किया, सपोज किया। अब जो बात हमने सपोज की उसी को हम मैथमेटिकल इक्वेशंस में लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। एल इज़ व्हाट, लेंथ ऑफ पेंडुलम, कि टी लेंथ ऑफ पेंडुलम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट ओनली लेंथ ऑफ पेंडुलम के नहीं, लेंथ ऑफ पेंडुलम की किसी पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह हम कहते हैं टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी की पावर बी। जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। थर्ड टर्म हम क्या कहते हैं, टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर c। व्हाट इज़ m, मास ऑफ द बॉब। अब ये तीन हमने रिलेशन लिख लिए टी के, और हमने इन तीनों रिजल्ट को क्या किया, कंबाइन। अब टी इन तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम इसको एक इक्वेशन में लिख लेते हैं। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वलिटी आएगी, और साथ ही हमारे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट b आएगा। यहाँ हमने लिख लिया कि जो हमारा कांस्टेंट है वो क्या है, k है। तो यहाँ पे आ गया t इज़ इक्वल टू के, एल की पावर a, g की पावर b, m की पावर c। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन a का। यहाँ देखें जो हमारे पास इक्वेशन ए की लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, टी टाइम पीरियड, और टी की डायमेंशन क्या आएगी, टी। यहाँ पे हम लोगों को पहले से ही कैपिटल टी गिवन है तो हम लोगों ने वैसे ही लिख लिया। अब एम और एल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हमने उनकी पावर क्या लिख ली, 0। अब इस तरफ आ जाते हैं तो हमने लेंथ, एल क्या है आपके पास, लेंथ है ना, तो हमने एल और एल की पावर लिख दिया a, एल की डायमेंशन लिखती। अब जी क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर की, अब 9.8 तो कांस्टेंट है, नंबर है। अब हम एम को ले लेते हैं, एम की क्या है, मास, सॉरी एम क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ पे मीटर है, डिस्टेंस है, तो मीटर क्या है, मीटर की डायमेंशन क्या है एल, और टाइम की क्या है टी, और टी की पावर -2। अब यहाँ पे हम लोग जी की जगह पुट कर देते हैं, और मैथ थर्ड क्या था, एम की पावर सी, कैपिटल एम की पावर सी। हमने इन सब की डायमेंशंस लिख ली। अब देखें यहाँ पे एल टी की पावर -2 की होल पावर बी है ना, हमने दोनों के ऊपर सेपरेट पावर कर दी। एल के ऊपर भी बी और टी की पावर -2, जब बी से मल्टीप्लाई होगी तो -2 भी आ गया। अब एल और एल वाली टर्म को देखे बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो एल की पावर बन गई a प्लस बी, टी की पावर आ गई -2b, और m की पावर आ गई c। अब अगर हम लोग पावर्स को जो दोनों साइड पे हैं इक्वालिटी के, अगर हम उन पावर्स को कंपेयर करें तो यहाँ देखें एल की पावर क्या है, a प्लस बी, और यहाँ एल की पावर क्या है, 0। तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। हमने पहली इक्वेशन ले ली और इसको नाम दे दिया a का। देन यहाँ देखें टी की पावर क्या है, -2b, और यहाँ टी की पावर क्या है, 1, तो -2b इज़ इक्वल टू 1, इक्वेशन बी का नाम दे दिया। यहाँ m की पावर क्या है, c, और यहाँ m की पावर क्या है, 0, तो c इज़ इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन b लेते हैं और यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। b इज़ इक्वल टू -1/2, इक्वेशन 1 को a में पुट कर देते हैं। ये जो b की वैल्यू आई है a में पुट किया तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमें c की वैल्यू भी गिवन है। अब हम इन सारी a 1 2 1 2 एंड 3 इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर a में।
तो यहाँ देखें हमने जब यहाँ सब्स्टिट्यूशन की, m की पावर 0 है, किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के। l की पावर है 1/2, g की पावर है -1/2, तो डिवाइड में लेके जाएंगे तो g की पावर हो जाएगी +1/2। तो यहाँ आ गया t इज़ इक्वल टू k। अब 1/2 क्या होता है, हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट l/g। अब अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन पे आएँ तो वो होती है t इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट l/g। यहाँ देखिए हमें k की वैल्यू गिवन है ना, वो क्या है 2 तो हमने इसकी जनरल इक्वेशन ली और यहाँ से k की वैल्यू निकाल के यहाँ पे हमने क्या कर दी, इक्वेशन b के अंदर पुट की, तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।